नमस्कार 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 नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं। पार्टनरशिप चल रहा है। पार्टनरशिप में हमने कुछ सवाल कल किए थे और ठीक है, आज हम उसके आगे डिस्कशन को बढ़ाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है सभी का जो क्लास से जुड़ चुके हैं। ओके, सो कुछ लोगों को शंका है कि कल की क्लास सैटरडे संडे को क्लास होगी या नहीं होगी। हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्लास लूंगा मैं, क्योंकि थर्सडे की मॉर्निंग को एक क्लास होनी थी, वो नहीं हुई थी। तो कल मॉर्निंग में कंपनसेटरी क्लास है उसकी। कल शाम को कोई क्लास नहीं है। सैटरडे संडे आपका यूजुअली जो ऑफ है उसी शेड्यूल में हम लोग चलेंगे। सैटरडे संडे ऑफ ही रहेगा। ठीक है, मौज करिए। ऑलराइट। क्या हम आगे बढ़े? यस। सो चलिए शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कितने सवाल हमने कर लिए थे? आई थिंक हम लोग 10 से तो ऊपर ही निकल गए थे। कहाँ पहुंच गए थे देखना पड़ेगा, कितने क्वेश्चन नंबर्स हो गए थे। 14 आई थिंक। नहीं, ये नहीं हुआ था, ये शायद हुआ था। आप ही बता दो कितने हुए थे। ये भी नहीं हुआ था। आई थिंक ये हुआ था। स्लीपिंग पार्टनर वाला सवाल किया था हमने। पी एंड क्यू डिसाइडेड टू री इन्वेस्ट। आई थिंक यहीं से करना है, हमें 11 नंबर के सवाल से करना है। ठीक है, खत्म कीजिए। खत्म करने का बेटा कोई इरादा नहीं है ऐसे कि खत्म कीजिए। चीजों को ना ठूस लेने से कोई फायदा नहीं होता है। आपको पता है, जैसे आप खाना खा रहे हो मान लिया, और खाना खाते वक्त आपने क्या किया, खाने को ठूस लिया अंदर, उससे कोई फायदा नहीं होता है। समझे कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हो आप? तो अगर वाकई में चीजों को सीखना है तो उसको ठूसना नहीं है, धीरे धीरे ही चबा चबा के खाना खाना चाहिए, ताकि खाना ठीक से पचे। कहते ना कि एक बार जब एक बाइट आप लेते हो तो उसको 20 से 22 बार। हमारे जो दांत है ना, वो काटने के लिए नहीं है, ग्राइंडिंग भी है, लाइक दैट। ओके, सो नेवर एवर डू दिस बिकॉज दैट डजंट हेल्प। ठूस लिया चीजों को, नहीं। ऑलराइट, आगे बढ़े। 32 बार ज्यादा हो जाता है। हर्षवर्धन कह रहे हैं 32 बार च्यू करो। 32 बार अगर तुम च्यू करोगे ना, तुम्हें खाना खाने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। तो 32 बार जो है ना, बहुत ज्यादा है। मैंने ट्राई किया था एक बार 32 बार, मैंने सुना तो मैंने कहा थक गए यार, 32 बार इम्पॉसिबल। तो आई फाउंड दैट 20-24 टाइम्स इज अटेनेबल, राइट? सो दैट्स गुड नंबर। यूजुअली हमारा जो योगा है, योगा वो 20 से 22 बार 24 बार बोलता है। वो अंग्रेज लोग ना 32 बार बोलते हैं। 32 बहुत ज्यादा है। 32 के चक्कर में मत पड़ो, तो खाने में कोई रस ही नहीं रह जाता है, मुंह दर्द होने लगता है। इतना भी नहीं कर सकते यार, ठीक है? इतना भी नहीं कर सकते। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ो। छाया जी, आपका स्वागत है क्लास में। 5:30 बजे आपने ऑफिस खत्म करी और आप क्लास में आए हो। मैंने आपका चैट पढ़ा, बहुत अच्छी बात है। 24 बार सफिशियंट है। 20 करो यार। 24 का मतलब 24 थोड़े ना होता है। 20 पे आप सेट हो जाओ, ठीक है, 20 भी काफी है। अब ऐसा मत करो कि खाने को गट से लील जाओ अंदर, लीलना बोलते हैं, वो मत करो। एटलीस्ट च्यू सम, यू नो, च्यू, थोड़ा सा च्यू करो कि वो। और नंबर्स काउंट मत करिए। एक्चुअली प्रोसेस क्या होता है कि आपका जो खाना है वो मुंह में प्रॉपरली ग्राइंड हो जाए, ताकि आपके पेट को कम मेहनत करनी पड़े डाइजेशन में। थोड़ा सा वहीं पर आप उसको बढ़िया से ग्राइंड कर लो। ग्राइंडिंग एक्शन होता है, वो करना है। तो काउंट करने की ऐसी नीड नहीं है। हाँ जी, इट्स लाइक ग्राइंडिंग अच्छे से होनी चाहिए। चबा चबा के खाना है, कहने का मतलब ये है। 5 बहुत कम है बेटा, 5 में क्या ही होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब करते हैं सवाल। 2 बिजनेसमैन है, पी और क्यू, वो इन्वेस्ट करते हैं एक बिजनेस में। किस रेशियो में? 5:6 में।
उन्होंने डिसाइड किया कि वो री इन्वेस्ट करेंगे 30% प्रॉफिट का जो उन्होंने अर्न किया है बिजनेस में, जो बाकी का मुनाफा है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने में आपस में। पी का जो शेयर है, इफ पी शेयर इन द प्रॉफिट इज ₹88,900, ये पी का शेयर है, तो बताना है कि बिजनेस में कितना मुनाफा हुआ है। तो कहने का मतलब देखो ये है कि दो बिजनेसमैन जो पी और क्यू हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट रेशियो है वो 5:3 है, तो यहां आप 5 लिखेंगे, यहां आप 3 लिखेंगे। 30% वो री इन्वेस्ट करेंगे प्रॉफिट का बिजनेस में, तो मतलब जो 70% प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, ठीक है। पी का शेयर मुझे दिया है 88,900, ये वैल्यू दी है आपको 88,900। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि अगर ये 30% बिजनेस में रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ होता, अगर ये बिजनेस में वापस नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता, तो पी को कितना हिस्सा मिलता? नेट प्रॉफिट का कितना मिलता? 5/8 मिलता, राइट। लेकिन जब 70% ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये नेट प्रॉफिट जो है वो 70% है ग्रॉस प्रॉफिट का। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि पी को जो एक्चुअल में हिस्सा मिल रहा होता, उसका 70% हिस्सा ही मिल रहा है, और वो किसके बराबर है? 88,900 के बराबर है। पी को जो हिस्सा एक्चुअल में मिलता अगर 30% रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, उसका 70% ही मिल रहा है। तो एक काम करते हैं, हम निकालते हैं कि पी को एक्चुअली में कितना मिलता। इस 70% से इस वैल्यू को काटोगे, 1 0 ऐसे कट जाएगा, 7 से काटो, 7 के नम 7, 1 7 दूनी 14, 7 7 49, 1270 आपकी वैल्यू हो गई। तो पी की वैल्यू आ गई 12,700 आ गई, ये वैल्यू आपकी हो गई। पी की वैल्यू 12,700 आई, आपके सामने लिखी हुई है? नहीं, 1 0 और लगेगा, 1 0 और लगेगा, क्योंकि 1 0 ऑलरेडी है, अगर हम करेंगे तो 1 0 और लग जाएगा। अब ये वैल्यू है पी का हिस्सा जब फुल प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होता, क्योंकि हमने यहां पर पी का पूरा हिस्सा निकाला, उसका 70% इसके बराबर है, तो वो एक्चुअल में इतना होता अगर 100% को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया होता। वही हमें निकालना है कि कुल बिजनेस ने कितना प्रॉफिट क्रिएट किया। तो आप कहोगे 5 हिस्सा आप अगर इसके बराबर कर रहे हो, तो 8 हिस्सा किसके बराबर है ये मुझे निकालना है। अगर 5 हिस्सा इसके बराबर है, तो 10 हिस्सा किसके बराबर होगा? इसका डबल, आप कहोगे 25 40, राइट। इसका डबल कितना हो गया? 25 40 0 0, 10 हिस्सा हो गया। एक हिस्सा इसके बराबर हो गया। हमें 8 हिस्सा निकालना है किसके बराबर है। इसको हम 8 से गुणा करेंगे। 8 से मल्टीप्लाई करते समय एक चीज का ध्यान रखना, 25,000 अगर 8 से गुणा होगा, 25,000 को अगर आप 8 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 2 लाख, 200,000 यहां लिखिए। फिर आप कहोगे मेरे पास क्या है? 400, 400 को भी 8 से गुणा करिए, 400 को 8 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 3200, तो यहां आप लिखिए 3200, राइट। बट कोई वैल्यू मैच नहीं कर रही है, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करी है मैंने। 5:6, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात। ये 5:6 है यार, ठीक है, 5:6 है, तो ठीक है, अब सॉल्व हो जाएगा। हमें 11 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 11 इंटू 25,400 ये निकालना है। तो ये हो गया 2,54,000 प्लस 25,400, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा 27,9,400। 27,9,400 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया आपका ये आंसर, ठीक है, आसान है। हाँ 5 6 लिखना था, 6 कर दिया, हो गया सवाल, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, तो आपको बस ये समझना है कि ये जो मैंने किया है ना, ये पी का ओरिजिनल वाला प्रॉफिट निकल के आया अगर पूरे प्रॉफिट को बांट देते, 30% री इन्वेस्ट नहीं करते। अगर हम 30% री इन्वेस्ट नहीं करते तो क्या होता? फुल प्रॉफिट क्या होता? वो फुल प्रॉफिट हमने यहां से कैलकुलेट किया। कुछ समझ नहीं आ रहा है गोपाल जी, ये बड़ी बहुत विकराल समस्या है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपने पार्टनरशिप की क्लास 1 जो मैंने कल कराई, क्या उसको पढ़ा आपने, रिवाइज किया? क्योंकि ये बड़ा ही ऐसा स्टेटमेंट है जिसके बारे में मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपके साथ अलग से बैठ के बात करनी पड़ेगी मुझे। समस्या क्या है? इफ यू टेल मी क्या समझ में नहीं आ रहा है, देन आई कैन हेल्प यू। इफ यू से कुछ समझ में नहीं आ रहा, देन आई विल से गो बैक एंड वॉच द लेक्चर अगेन एंड अगेन। देयर इज सम अदर प्रॉब्लम सर। इफ यू कैन पिन पॉइंट सर, दिस इज व्हाट आई एम नॉट गेटिंग, आई विल एक्सप्लेन। इफ यू से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, ठीक है।
समझ में आई बात की नहीं? जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाओ और आप उसको कुछ सिम्टम्स बताओ कि मेरे को ये दिक्कत है, तो डॉक्टर कहेगा ठीक है, ये लो ऐसा ऐसा कर लो। अब तुम डॉक्टर के पास जाओ, कह दो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या हुआ है, तो कहेगा साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। क्योंकि अगर आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आपको क्या हुआ है, देन ही विल सेंड यू टू द साइकेट्रिस्ट। उसके पास जाओ फिर हमारे पास। तो ऐसी बातें मत करिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये मुझे थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा हुआ स्टेटमेंट लग रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30% री इन्वेस्ट दोनों ईच करेंगे क्या? टोटल का 30% गया मतलब दोनों का 30% गया, एक ही बात है। अगर टोटल का 30% गया है तो दोनों का 30% ही गया है ना, एक ही बात है। ओके, पहले टोटल का 70% निकालकर 100% निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, वो भी चल जाएगा। मैंने उसको पहले ही कर दिया। मैंने कहा 70% प्रॉफिट बांटोगे तो जो उनको प्रॉफिट्स मिलने थे उसका 70% मिलेगा, मैंने ये बोला। आप चाहो तो पहले प्रॉफिट निकाल लो और कहो ये 70% है, चलो अब 100% निकालते हैं, वो भी चलेगा। 10 कहां से आए? 5 यूनिट मुझे दिया हुआ था, इसके बराबर है, डबल कर दिया, 10 यूनिट हो गया। दोनों साइड डबल कर दिया, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अगर मैं डबल करूंगा 10 यूनिट बनेगा, एक जीरो काट के 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। मुझे 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए थी, जिसको मल्टीप्लायर कहते हैं, जिससे मेरा आंसर आता है। तो 5 दिया है तो 5 से डिवाइड करोगे क्या? सीधे उसको 10 बनाओ ना, दो गुना करके। जो पैसा इन्वेस्ट कर दिया उसको भी प्रॉफिट काउंट कर लिए? नहीं समीर जी, देखिए उसने बोला है टोटल बिजनेस ने कितना प्रॉफिट क्रिएट किया, तो वो पूछ रहा है कि नेट प्रॉफिट इनिशियली कितना हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो जो री इन्वेस्टमेंट हुआ है वो भी टोटल प्रॉफिट का पार्ट था, वो हमें कैलकुलेट करना है टोटल। ठीक है, चले आगे बढ़े। ये देखो, पीक्यूआर ने इन्वेस्ट किया एक बिजनेस में, रेशियो 3:6:5 का है। पी और आर वर्किंग पार्टनर्स हैं, क्यू स्लीपिंग पार्टनर है। Hence his share will be 3/4 of what it would have been if he were a working partner. If they make 60,000 profit, 16.2/3% of which is reinvested in the business and rest is distributed among PQR, then how much Q get? ये सवाल तुम्हारा होमवर्क है। क्यों होमवर्क है इसका कारण बता रहा हूं, ये मैं दोबारा लगवाऊंगा भी नहीं, क्योंकि हमने कल एक सवाल किया है और उस सवाल में हमने इस तरह के केस का डिस्कशन किया हुआ है, ऑलरेडी किया हुआ है कि नहीं? लंबा डिस्कशन किया था मैंने कि एसएससी ने सवाल पूछा, गलत पूछा, ऐसे होना चाहिए था, राइट? सेम सवाल है ये, बस पार्टनर्स 3 है, वहां 2 थे और कोई फर्क नहीं है। तो इसको आपको खुद ट्राई करना है। नहीं, वहां भी 3 थे, सॉरी, 7 को 7/2 किया था, 3 लोग थे। ठीक है, तो वही सवाल है, बस यहां पर आपको यह देखना है कि 60,000 रुपए का जो प्रॉफिट अमाउंट है उसका 1/6 री इन्वेस्ट हुआ है बिजनेस में, तो 50,000 आप कैलकुलेट करोगे, 50,000 नेट प्रॉफिट पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, क्यू को कितना मिलेगा? तो ये सवाल आपको करना है खुद। ठीक, सेम पैटर्न है, इसलिए आई एम नॉट वेस्टिंग माय टाइम हियर। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पीक्यूआर पार्टनर्स हैं, पी को 3/8 हिस्सा मिलता है टोटल प्रॉफिट का, बाकी क्यू और आर के बीच में बंटवारा होगा। अगर कह रहा है प्रॉफिट रिटर्न हमारा 4% से 9% हो जाए तो प्रॉफिट ऑफ पी इंक्रीजेस बाई ₹450। टोटल प्रॉफिट क्यू और आर का हमें बताना है कितना है, समझिएगा इस सवाल में। एक पी है, एक क्यू है और एक आर है। मुझसे कह रहा है इसको 3 मिलेगा 8 में से, इन दोनों का टोटल क्या है? 8 में से 3 घटा लो, 5 है। तो पी 3 है, क्यू और आर मिला के कितना है आपका? 5 के बराबर। अब सवाल क्या कह रहा है आपसे कि जो भी आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है यहां पर, उस पे 4% का रिटर्न हमें मिल रहा था, लेकिन अब जो रिटर्न है वो हमें 9% का मिलेगा। समझना इस बात, पहले 4% का रिटर्न मिल रहा था, अब 9% का वही रिटर्न हो गया। तो कह रहा है कि जो पी का प्रॉफिट है वो 450 रुपए से बढ़ जाएगा। पहले जो भी प्रॉफिट होगा वो 450 से बढ़ जाएगा। हमें बताना है कि टोटल प्रॉफिट क्यू और आर का कितना होगा। तो एक बात मुझे बताओ, अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरा प्रॉफिट रिटर्न ही बढ़ गया 4 से 9%, तो आप एक तरह से कहोगे कि 5%, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो फिक्स है बेटा। तो एक बार आप करो 9% ऑफ टोटल है, एक बार आप कह रहे हो 4% ऑफ टोटल है,
तो जो इंक्रीज हो रहा है वो एक तरह से 5% का इंक्रीज हो रहा है। तो पी का जो भी मुनाफा होगा, पहले जो भी प्रॉफिट में हिस्सेदारी होगी, अब वो भी 5% से बढ़ जाएगी। अगर आपका रिटर्न ही 5% से बढ़ रहा है, 5% एक्स्ट्रा है रिटर्न, तो पी का शेयर भी 5% एक्स्ट्रा इंक्रीज होगा, राइट। इन सबके शेयर 5% एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाएंगे, बिकॉज हमारा जो रिटर्न है वही 5% से बढ़ रहा है। सो आप बहुत ध्यान से आप देखिएगा, आप कहोगे ये वैल्यू 450 के बराबर है पी के लिए, तो आप यहां से कहोगे कि हमारा जो 10% है वो 900 के बराबर है, तो हमारा जो 100% है वो 9000 के बराबर है। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि जो पी है इसको 9000 का मुनाफा हो रहा है। तो अगर 3 हिस्सा 9000 के बराबर है, क्या एक हिस्सा मेरा 3000 के बराबर है? जी हां। और अगर एक हिस्सा मेरा 3000 के बराबर है, तो मेरा 5 हिस्सा क्या 5 इंटू 3000 के बराबर है? यस। तो क्या ये वैल्यू मेरी 15000 के बराबर है? आप हो गई यस, ये वैल्यू मेरी किसके बराबर है? 15000 के बराबर है। आंसर मेरा क्या है? डी, 15,000 रुपीज। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो ये आपका आंसर हो गया बी, 15। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत आसान सवाल है, राइट। तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी, अगर आप ठीक से सवाल पढ़ोगे तो आप तुरंत कर भी लोगे इसको। अगला सवाल पढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14। ए और बी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें उन्होंने 15,000 और 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। 6 महीने के बाद बी जो है कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लेता है। उसी समय सी ज्वाइन करता है बाय इन्वेस्टिंग द सेम अमाउंट व्हिच बी हैज विड्रॉन। एट द एंड ऑफ ए ईयर बी एंड सी डिस्ट्रीब्यूटेड देयर प्रॉफिट्स in the ratio 5:3. If total profit for the year was rupees 23,800, what was the share of A in that profit? What was share of A in that profit? ये आपको निकालने की आवश्यकता है, तो हमें समझने की जरूरत है। और अच्छा सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, शानदार प्रश्न है। इसको कैलकुलेट करिए और बताइए कि क्या उत्तर है। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया सवाल है, ये बहुत ही शानदार सवाल है। यहां पर जो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो काफी मैटर करने वाली है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, क्या आंसर है इसका? किसी ने ट्राई किया था घर पे इस सवाल को? How many of you are getting option B here in this question? 10,200 कुछ लोगों का आ रहा है सी ऑप्शन। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से सवाल को, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। केवल ए और बी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनका इन्वेस्टमेंट 3:4 में, 3:4 में। अब मैं एक बात बोल रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनना। ए और बी मेरे पास अगर हैं, अब क्या हो रहा है सिनेरियो, आप कह रहे हो ए बी और सी 3 लोग मेरे पास हो गए। ठीक है, हो गए। एक सर्टेन टाइम के बाद बी ने कुछ विड्रॉ किया है और सी ने उतना ही इन्वेस्ट कर दिया है। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। बी ने जितना विड्रॉ किया सी ने उतना ही इन्वेस्ट किया, तो क्या अगर हम बी और सी को कंबाइंड तरीके से देखें तो एक तरह से सिचुएशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। भाई बी ने विड्रॉ किया और सी ने इन्वेस्ट कर दिया, जितना बी ने विड्रॉ किया सी ने उतना ही इन्वेस्ट कर दिया। तो अगर मैं बी और सी को एक परिवार की तरह देखूं तो क्या ओवरऑल सिचुएशन में कोई चेंज आया है? नहीं। जितना बी ने विड्रॉ किया सी ने उसी टाइम पे उतना ही इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन नो चेंज। अगर हम बी और सी को कंबाइन देखें और ए को एक अलग देखें, ए को अलग देखें और बी और सी को कंबाइंड देखें, तो हम कहेंगे पूरी सिचुएशन में कोई परिवर्तन आया नहीं। एक्चुअल में आया क्या? नहीं आया। अब देखो, आप करो कि इसका प्रॉफिट 5:3 में बंटेगा। ठीक है, तो क्या इसका टोटल 8 है? तो अगर बी ने विड्रॉ नहीं किया होता और सी ने इन्वेस्ट नहीं किया होता
तो बी की वैल्यू अकेले 8 होती। दैट्स इट। ए जब ये 8 होगा तो ए कितना होगा? ए कितना होगा? 6 होगा। और इन अदर वर्ड्स मैं बोलूं कि ये ए है और ये मेरा बी प्लस सी है, इसमें जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 3:4 होगा। अब ये जो 4 का हिस्सा है ये तुम फर्दर जिसमें बांटना है बांटो, 5:3 में आप बांट रहे हो, बांटते रहो, कोई जरूरत नहीं है हमको। हमको क्वेश्चन ने पूछा है कि बताओ ए का कितना इन्वेस्टमेंट होगा, यहीं से निकल जाएगा। 3/7 इंटू 23,800, 7 से डिवाइड करो, 7 तिरिक 21, 7 चौके 28, 3400, 34 तिया कितना होता है? 102, 102। कितने लोगों की बात समझ में आई? नहीं आई तो समझो, नहीं आई तो समझो। मैं क्या कह रहा हूं उसको समझो। मैं ये कह रहा हूं कि बी ने जितना विड्रॉ किया सी ने उसी टाइम पे उतना ही इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या ए के सेहत पे कोई प्रभाव पड़ेगा इसका? नहीं। बी और सी को अगर आप कंबाइंड देखते हो, एक साथ देखते हो, तो ए को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। उसे कहेगा, वो कहेगा मेरे अलावा टोटल 7 यूनिट का प्रॉफिट है, मुझे 3 मिलना है। अब पहले केवल अकेले बी था, अब बी ने कुछ निकाला और सी ने उतना इन्वेस्ट कर दिया, तो बी और सी को मिला के खेल में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है। बी और सी को मिला के अगर देखें तो खेल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और अगर खेल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो ए का रेशियो बी एंड सी के साथ 3:4 रहने वाला है। अब बी और सी आपस में कैसे डिवाइड कर रहे हैं वो भी रेशियो दिया हुआ है। अगर मुझे बी और सी का हिस्सा निकालना होता तो फिर मैं इसको फर्दर डिवाइड करता आपस में, जरूरत ही नहीं है। यहां ए निकालना है तो ए 3/7 हो गया। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए हाँ, क्लियर है। ओके, प्लीज से यस। ओके, हम इसमें 3 का मल्टीपल भी देख सकते हैं क्योंकि एक ही ऑप्शन है, लेकिन जो सवाल को मैं तुम्हें समझा रहा हूं इसमें बहुत कुछ सीखने को है, क्योंकि 3 का मल्टीपल एग्जाम में काम नहीं करेगा अगर यहां पर एक वैल्यू उठा के 105 लिख दिया जाए तो 3 का मल्टीपल देख के अगर आप उत्तर लगा देते हो और आप बहुत खुश हो तो यह खुशी बहुत ही क्षणिक और बेवकूफी है। इस सवाल में कुछ सीखने को है और वो यही सीखने को है कि बी ने जितना पैसा निकाला, विड्रॉ किया, सी ने उतना ही जब इन्वेस्ट किया तो ए के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ए के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर बी और सी को हम कंबाइंड तरीके से देखें, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। तो ए की वैल्यू 3/7 इंटू 23,800 होगी, जहां 23,800 टोटल प्रॉफिट है। ठीक, क्लियर है? यस, मेक सेंस। आगे बढ़ते हैं। पीक्यूआर पार्टनर्स हैं एक बिजनेस में, जहां इन्वेस्टमेंट आपका ये है, वो 4% प्रॉफिट का इमरजेंसी फंड के तौर पे निकाल देंगे, बाकी प्रॉफिट को बांट देंगे आपस में। पी गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज दिस मच, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड फॉर इमरजेंसी फंड। पी का हिस्सा पता है तो हम उससे जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 96% वो निकाल सकते हैं। 4% की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे। तो जरा मैं लिखता हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज। ओके, ये जो वैल्यू लिखी है जरा इसका रेशियो निकालिए। किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे उस वैल्यू से जो 12, 15, 20 तीनों से डिवाइड होती हो। कौन सी वैल्यू है वो? 60। 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 चौके 60 आएगा, 20 तिया 60 आएगा, 12 पंचे 60 आएगा। ये आप यहां लिखोगे P, यहां लिखोगे Q और यहां आप क्या लिखने वाले हो? R। PQR हो गया। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, 4% निकल गया, 96% का बंटवारा होगा। ये 4, 3, 7, 5, 12 है कि नहीं है? 12 यूनिट। अब एक बात बताओ, ये जो 12 यूनिट है ये 96% के इक्विवेलेंट है। 96% प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। कर दो डिस्ट्रीब्यूट। तो 96% प्रॉफिट को अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आप कहोगे एक यूनिट हमारा 8% के बराबर आएगा, 12 8 96। तो पी को कितना हिस्सा मिलेगा? 4 इंटू 8% का हिस्सा मिलेगा, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी है 54,000
ये सॉरी 5,44,200, आपको 4% की वैल्यू चाहिए क्योंकि इमरजेंसी फंड क्या है 4% है, तो यहां 8 से इसको डिवाइड कर दो, 8 छंग 48, 6 54, 8 28 64, और फिर ये आपका है 25 अट्ठे 200, 68,025 आपका आंसर आ गया, ये ऑप्शन। बहुत ध्यान से देखना मैंने क्या किया है। मैंने पहले कहा कि 4% निकालने के बाद जो 96% प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो टोटल 12 यूनिट 96% के बराबर है, 1 यूनिट 8% के बराबर है। फिर मैं कर रहा हूं 4 इंटू 8% की वैल्यू इसके बराबर है, क्योंकि पी का हिस्सा 4 इंटू 8% हो जाएगा। तो कुल मिला के हमें 4% की वैल्यू चाहिए अगर मुझे इमरजेंसी फंड चाहिए, तो मैं इसको 8 से डिवाइड करूंगा, 8 छंग 48, 6 54 आंसर। ठीक है, क्लियर, दैट्स योर आंसर। अमित ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल दिया आपको 56,000 रुपए। 2 महीने के बाद भावेश ने ज्वाइन किया बिजनेस, कैपिटल 40,000 है। उसके 2 महीने बाद कमल ने बिजनेस को ज्वाइन किया, कैपिटल 36,000 है। 10 महीने के बाद बिजनेस स्टार्ट के बाद भावेश और कमल दोनों ने 4,000 रुपए निकाल लिए। अमित को प्रॉफिट अगर 9600 का मिला एक साल के अंत में, तो बताओ टोटल प्रॉफिट कितना था। देन टोटल प्रॉफिट वाज, 4 ऑप्शन दिए सॉल्व करने, सवालों को पढ़ना है, चुपचाप इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करके प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेना, आंसर आ जाएगा, और कुछ करना नहीं, करके देखते हैं। पी का 96% को इतने के इक्वल करके क्यों नहीं किया आपने? पी का 96%, हमें पी निकालना क्यों है सर, ये बताओ। हमें तो इमरजेंसी फंड निकालना है 4%। देखो एक ही सवाल को आप 2 तरीके से लिख लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप अगर टोटल प्रॉफिट निकालने में इंटरेस्टेड है तो निकालो, निकालना ही नहीं टोटल प्रॉफिट, हमें तो 4% की वैल्यू चाहिए, तो वो 4% निकाल दिया ना मैंने। क्या 12 पार्ट से 4% निकालने से कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा? मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि 100% प्रॉफिट है, 96% तुम बांट रहे हो, तो टोटल प्रॉफिट को आप वैल्यू में लिखो या परसेंटेज में लिखो, क्या फर्क पड़ता है? तो आप कह रहे हो कि हमारा जो प्रॉफिट हम बांट रहे हैं वो 96% है टोटल प्रॉफिट का, तो 96% लिख दिया। फिर हमने निकाला कि उसमें से पी का हिस्सा कितना है, 32% है, बट बेस क्या है, टोटल प्रॉफिट है, वैल्यू दी हुई है, वहां से 4% निकाल लो, आंसर आ गया। वो जो चाहिए था वो निकल गया ना। यहां आ जाओ, कैपिटल 56,000 रुपए है, 2 महीने के बाद भावेश ज्वाइन करता है। सो अमित जो है, देखो ध्यान से, 56,000 रुपए से शुरुआत कर रहा है। अब एक चीज ध्यान रखना, जब आपको पता है कैपिटल रेशियो आप निकालते हो, तो ये जितने भी कॉमन टर्म्स हैं ये कट ही जाते हैं यार, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, राइट। तो जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आप ध्यान से देखो तो इन्वेस्टमेंट में जितने भी 3-3 जीरो हैं इन सबको पहले से ही हटा दो, मतलब सब इन्वेस्टमेंट को 1000 से डिवाइड करने से तुम्हारे रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो निकालते समय एनीवे ये कटेंगे। तो अपनी सहूलियत के लिए अगर सारे ऑप्शंस में आपको लेट से 2-2 जीरो दिख रहे हैं इन्वेस्टमेंट वैल्यू में, 2 जीरो हटा दो, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने इसलिए 3-3 जीरो काट दिए पहले। अब देखो अमित ने क्या किया है, ध्यान से देखना, भावेश और कमल ने पैसा निकाला, अमित ने कुछ नहीं किया, सीधा साधा है। तो अमित के हिस्सेदारी है 56 इंटू 12, 12 महीने यानी 56 इंटू 12, ऐसा लिखो। ये भावेश है और ये कमल है, जरा इनको समझते हैं, इन्होंने क्या किया है, भावेश और कमल। भावेश और कमल ने क्या किया है, भावेश का इन्वेस्टमेंट 40 का था, ये 2 महीने बाद आया है ना, 2 महीने बाद भावेश आया है, और 10 महीने पे इन्होंने पैसा भी निकाला है। तो आप ये कहोगे कि भाई भावेश जो है 40 का इन्वेस्टमेंट लेके आता है, 2 से 10 महीने यानी 8 महीने तक इसको इन्वेस्ट रखेगा, फिर 4,000 निकालेगा, तो 36 का इन्वेस्टमेंट इसका अगले 2 महीने के लिए होगा, राइट। कमल को बहुत ध्यान से देखिएगा, कमल साहब क्या कर रहे हैं, ये उसके 2 महीने बाद आते हैं, कितने का इन्वेस्टमेंट लेके, 36 का इन्वेस्टमेंट लेके, तो 4 महीने पे आए और 10वें महीने पे विड्रॉ किया, तो 6 महीना ये हो गया, और 2 महीने के लिए इनका इन्वेस्टमेंट कितना है, 32, तो ये 32 इंटू 2, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो जो कुछ और कॉमन दिख रहा है आप उसको भी काट सकते हो।
ठीक है, जैसे आप कहोगे कि मैं ये देख पा रहा हूं कि मैं हर किसी से अभी 4 और काट सकता हूं, तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपको कॉमन दिख रहा है वो काटो। तो आपने कहा मैं देख पा रहा हूं कि मैं सबसे 4 काट सकता हूं, तो 4 कैंसिल आउट करो। 4 अट्ठे 32, 4 नवाई 36, 4 नवाई 36, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, एटलीस्ट इतना हुआ। अभी और भी कैंसिलेशन हो सकते हैं, बट इतना लिखो और इसको सिंप्लीफाई करो आप। तो 56 इंटू 3 करोगे 168 आएगा। 80 और 18 98। यहां देखो 9 छक 54 और 16 70। फर्दर आप देख रहे हो 2 से कैंसिलेशन पॉसिबल है, कर लो। 7 से भी कैंसिलेशन पॉसिबल है, यानी 14 से कैंसिलेशन पॉसिबल है। 14 पंचे 70, 14 सत्ते 98 और 14 इकन्नम 14, 14 दूना 28, 12 7 5 का रेशियो आ गया। अब आपसे कह रहा है कि अमित का प्रॉफिट 9600 है, ये वैल्यू 9600 लिख दो। तो 9600 लिखते ही आप कहोगे 12 अट्ठे 96 हुआ, 800 गुना हो गया। तो आपको बताना है टोटल प्रॉफिट क्या होगा। तो देखो 1 यूनिट 800 के बराबर आ गई। 12 अगर 9600 तो 1 यूनिट 800 है। 12 7 19 और 5 24 यूनिट की वैल्यू चाहिए आपको। तो बहुत सिंपल है यार, ये करने की जरूरत ही नहीं थी आपको। 8 आया ना, 12 यूनिट आपका 96 के बराबर आया। तो क्या आंसर है, आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है। 12 यूनिट अगर 9600 है तो ये टोटल 24 यूनिट आया, तो इसी का डबल हो जाएगा। 12 यूनिट का डबल इसका डबल, 96 का डबल होता है 19200। 19200 इज ऑप्शन बी। ठीक है, अच्छा सवाल है, कैलकुलेशन है। बाकी सवाल में कोई दम नहीं है। पार्टनरशिप में ऐसे ही सवाल होते हैं कि सवालों में दम नहीं होगा, बट कैलकुलेशन होगी। ये सवाल देखते हैं। पीक्यूआर ने एक बिजनेस शुरू किया, इन्वेस्टमेंट 6000, 13000, 16000 है। 4 महीने के बाद पी छोड़ देगा, 6 महीने के बाद क्यू छोड़ देगा, पी ज्वाइन करेगा, फिर एक अमाउंट लाएगा जो पी ज्वाइंस विद एन अमाउंट इक्वल टू हिज प्रायर इन्वेस्टमेंट। तो ये भी चीज आपको समझनी है कि पी फिर से वही इन्वेस्टमेंट लेके वापस आ गया। 10 महीने के बाद आर छोड़ देगा और क्यू फिर से अपना वही प्रायर इन्वेस्टमेंट लेके आ जाएगा। एंड ऑफ द ईयर जो प्रॉफिट है वो आपको दिया हुआ है 54,432। आपको क्यू का शेयर निकालना है, करें। अब इस सवाल में एक चीज देखना, पी जब वापस आया है सेम इन्वेस्टमेंट के साथ, तो लेट्स से 1000 रुपए से कोई बंदा 4 महीने के लिए इन्वेस्टेड था, फिर उसने पैसा निकाल लिया, फिर 1000 रुपए लेके आ गया 2 महीने बाद। तो हम कह सकते हैं कि पूरे साल में बस वो 2 महीना नहीं था, 10 महीने था 1000 रुपए के साथ। यहां पर वही सवाल है कि पी को हमें समझना है कि पी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 6000 का है। पहले तो ये 3 जीरो काटो, सबके 3 जीरो हटा दो। तो पी का इन्वेस्टमेंट जो 6 का है वो कितने महीने के लिए समझते हैं, ये पता चलेगा वो कितने महीने नहीं था। 4 महीने पे उसने छोड़ा और 6 महीने पे वापस आया पी। तो आप कहोगे केवल 2 महीने के लिए नहीं था, यानी ये 6 का इन्वेस्टमेंट 10 महीने के लिए है। क्यू को ध्यान से देखते हैं। क्यू 6 महीने के बाद छोड़ रहा है और 10 महीने पे आ रहा है। क्यू 6 महीने पे छोड़ रहा है और 10 महीने पे वापस आ रहा है। तो आप बताओ क्यू का इन्वेस्टमेंट कितने महीने का है, आप कहोगे 8 महीने का है। 13 का इन्वेस्टमेंट है, कुल मिला के 8 महीने तक इन्वेस्टेड है क्यू। 4 महीने बीच में बस नहीं था, एब्सेंट था। आर देखो 10 महीने पे सीधे गया है, तो 16 से 10 महीने ये इन्वेस्टेड था। ये हमारा प्रॉफिट रेशियो बनेगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का, और आप इसको ऐसे करके लिख लीजिए। कौन है यार, ये फोन कर रहा है कोई, एक मिनट रुकिए, काट देते हैं और फोन को फ्लाइट मोड में डाल देते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप इसको लिख लो 60, इसको लिख लो 13 अट्ठे 104 और ये हो गया 160। 4 से काटें इसको, 15 बनेगा, ये 26 बनेगा, 40 बनेगा। रेशियो हो गया आपका। अब आपको ये बोला गया है कि भैया प्रॉफिट टोटल दिया हुआ है, क्यू का शेयर निकाल दो। तो 26 और 15 कितना हुआ, 41। 41 और 40 कितना हुआ तुम्हारा, 81।
81 यूनिट की वैल्यू तुम्हें दी है 54432 और आपको 26 यूनिट की वैल्यू चाहिए। ऑलराइट, कर लो डिवाइड। 9 से काटो पहले, 9 9 81, 9 6 54, 0 लगाओ, 9 चौक 36, 9 8 72, फिर 9 से काटो, 9 8 54, 9 7 63, 9 दूनी 18, एक यूनिट 872 के बराबर आ गई। तो 26 यूनिट तुम्हारी होगी 26 इंटू 872। अब आप चाहो तो इसको 25 प्लस 1 लिख लो और इसको 872 से गुणा कर लो। यूनिट डिजिट से देखो काम बन रहा है क्या, अंत में 2 कई जगहों पर है तो कोई फायदा नहीं है, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25 का मतलब होता है 100/4, 4 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा 218 00 लग गया और फिर इसमें 872 आपको जोड़ देना है तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई 22672। नहीं गलत है यार, ये तो गलत है, सरासर गलत। क्या गड़बड़ हुआ है? कुछ तो गड़बड़ी हुई है, डिवाइड करने में मिस्टेक होगी क्या? हाँ यार, 9 6 54 होता है, 672 होगा। अट्ठे कैसे लिख दिया मैंने? 9 6 54 6, बाकी ठीक है, 672 होगा। तो यहां लिखिए 672, यहां लिखिए 672, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। 100/4 लिखो तो 4 से डिवाइड करोगे आप 16,800 प्लस 672 आया 17472। आंसर क्या है? आप ऐसा भी बोल सकते हो कि हम 13 का मल्टीपल देखेंगे, देख सकते हो, बट 13 का मल्टीपल देखने में भी आपको मेहनत है भैया, सारे ऑप्शन देखने पड़ेंगे। कोई एक ऑप्शन देख के थोड़ा ना बोल दोगे कि हाँ 13 से पहला ही डिवाइड होगा तो करेक्ट है। नहीं, आपको 3 इनकरेक्ट करने पड़ेंगे। 13 के 2 मल्टीपल आ गए तब, तो यहां पर आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा है कंपैरेटिवली। अगर आप 13 से डिविजिबिलिटी देखोगे क्योंकि यहाँ 26 है, अब 26 होने से आप बोलोगे कि हमारा आंसर 13 से डिवाइड होगा, ठीक है, पर 13 से अगर डिवाइड होगा तो चारों ऑप्शन देखने पड़ेंगे और आपको बोलना पड़ेगा कि 3 नहीं है इसलिए सही है। मल्टीपल का मतलब ये नहीं होता कि एक मल्टीपल है तो वही सही है, आपको देखना पड़ता है कि बाकी ना हो, और बाकी ना हो के लिए आपको 3 ऑप्शन और चेक करने पड़ेंगे, तो उससे कैलकुलेशन आपकी इन्हीं पे बढ़ जाएगी। थोड़ा सा सावधानी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 18, मंथ का कॉन्सेप्ट एक बार और। कोई कॉन्सेप्ट नहीं जितेंद्र, मैंने क्या बोला, तुमने 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 4 महीने तुम इन्वेस्टेड थे बिजनेस में, फिर पैसा निकाल के भाग गए, फिर 2 महीने बाद आ गए, फिर तुम्हारा पैसा लगा दिया तुमने। तो मैं क्या बोलूं, तुम 1000 रुपए के साथ बस 2 महीना नहीं थे एक साल में, तो 10 महीने के लिए थे, 1000 इंटू 10 कर दिया मैंने, समझे कि नहीं? तो जो स्कैटर्ड इन्वेस्टमेंट है, अगर वो इन्वेस्टमेंट अलग अलग नहीं है, सेम इन्वेस्टमेंट है, जैसा आपने क्वेश्चन बोला है कि पी वही पैसा लेके वापस आ गया, क्यू वही पैसा लेकर आ गया, तो हम इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि भाई 12 महीने में कितने महीने तुम नहीं थे, 2 महीने नहीं थे, तो 10 महीने तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है। 4 महीने नहीं थे तो तुम्हारा 8 महीने का इन्वेस्टमेंट है। ऐसे करके बस यही लिखा है मैंने, और कुछ नहीं लिखा, ठीक है। 2 आदमी है, पी और क्यू, पी और क्यू 2 आदमी है, ठीक है भैया। क्या कर रहे हैं ये, इन्होंने इतना इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अच्छा, 1 साल के बाद उन्होंने डिसाइड किया है कि वो 50% मुनाफे को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 50% मुनाफे को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और बाकी 50% को कैपिटल रेशियो में करेंगे। फिर कह रहा है अगर उन्होंने सारे मुनाफे को कैपिटल रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया होता तो क्यू को इतना कम मिलता, बताओ टोटल प्रॉफिट कितना है। तो यहां पर जो प्रॉफिट शेयरिंग है, इसके 2 तरह के अरेंजमेंट दिए हुए हैं। उन दोनों अरेंजमेंट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद क्यू के हिस्से में 2550 रुपए का अंतर आता। अगर हम 2 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें तो पहले तरीके में जितना मिलेगा, दूसरे तरीके में उससे 2550 रुपए कम मिलेगा, तो टोटल प्रॉफिट निकाल देना है। तो देखो इस सवाल को कैसे करना है आपको।
आप कहोगे मेरे पास P है और Q है और इनका जो पैसा है इसमें आप पहले तो देखो 30 काट ही दो। 190 और 133 इनका कैपिटल रेशियो हो गया। यहां 190 लिख रहा हूं मैं, यहां 133 लिख रहा हूं। अब मैं 19 से काटूंगा तो ये 10 बनेगा और ये 7 बनेगा। 19 से काट दो इसको, 19 10 19 7, ठीक 10:7 का रेशियो है। अब ये देखो दो अरेंजमेंट समझा रहा है हमें। एक है स्कीम ए, तो स्कीम ए में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, कह रहा है इस पूरे प्रॉफिट को आप दो हिस्से में डिवाइड करो, पहला 50% और दूसरा 50%। तो दूसरे 50% को आपको इसी रेशियो में बांटना है, 10:7 में ही बांट देना है। तो 10:7 में तुम बांटोगे और आधा तुमने छोड़ रखा है, यानी 17 यूनिट और भी है उसके पास, उसको कह रहा है आधा आधा बांटो। तो मैं समझ क्या पा रहा हूं कि मुझे जो बंटवारा करना है, अगर मैं यहां मान लिया 10:7 का बंटवारा कर रहा हूं, आधा प्रॉफिट इस रेशियो में जाएगा, कैपिटल रेशियो में, और बाकी आधा बराबर बराबर जाएगा। तो अगर मैं कहूं कि यहां मैं आधे हिस्से को 17 यूनिट मानता हूं, कैपिटल रेशियो में बांटा मैंने, तो इसी 17 को जो बाकी है मैं आधा आधा बांटूंगा, 8.5 8.5। तो आप कहोगे 8.5 डेसिमल है, मैं डेसिमल में नहीं देखना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं, आप इसको लिखो 20:14। तो आधा प्रॉफिट मैं इतना मान रहा हूं कि मेरा ये 20 हिस्सा है, ये 14 हिस्सा है, कैपिटल रेशियो में है। ये कितना हो गया, 34 यूनिट हो गया। अब बाकी जो 34 यूनिट है उसको मैं क्या करूंगा, बराबर बराबर बांटूंगा, तो 17 बांटूंगा। अब क्यू का हिस्सा ये है और क्यू का हिस्सा यहां पर ये है। क्यू का हिस्सा कितना आ रहा है, 31 हिस्सा आ रहा है, ये स्कीम ए है। अब स्कीम बी पे जाओ। स्कीम बी पे क्या हो रहा है कि पूरा बंटवारा कैपिटल रेशियो में ही हो रहा है। 34 हिस्सा यहां, 34 हिस्सा यहां, यानी टोटल हमारे पास 68 हिस्सा है। 68 हिस्से को मुझे इस रेशियो में बांटना है, तो ये होगा 40 और ये होगा मेरा 28। बस ये कैपिटल रेशियो में बंटवारा हो गया। तो आप खुद देखो, क्यू का हिस्सा यहां 28 आ रहा है, क्यू का हिस्सा यहां 34 आ रहा है, 17 और 14 31 आ रहा है, टोटल 17 और 14 31 आ रहा है, यहां क्यू का हिस्सा 28 आ रहा है। इन दोनों में 3 यूनिट का अंतर है और ये 3 यूनिट का अंतर 2550 के बराबर है क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहां आप लिखोगे 2550। ऑलराइट, अब बहुत ध्यान से देखेंगे, हम कुछ कटम काट करेंगे। 3 और 8 24, 1 बचा, 3 5 15 और ये 0, 850 हुआ। एक यूनिट अगर हमारा 850 के बराबर आ रहा है, 1 यूनिट अगर हमारा 850 के बराबर आ रहा है, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, अब हम करने ये जा रहे हैं कि हमें निकालना है टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट तुम्हारा 68 यूनिट का है, सो 68 इंटू 850 आपको करना है। ये वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है और मेरा यहां से आंसर आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करो और इसको मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे कि इसकी क्या वैल्यू आ रही है आपकी। ओके, जिसको समझ में नहीं आएगा मैं दोबारा समझाऊंगा। तो मुझे 68 इंटू 85 की गणना करनी है, कैलकुलेशन करनी है। तो जल्दी से कैलकुलेट करके आप बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। 68 इंटू 85, 68 इंटू 85 करते ही आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, करो। हाउ विल यू सॉल्व इट। 57800 आ रहा है, यस। हाँ जी, तो बहुत टेंशन नहीं लेने का। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही तो आप सीधे 68 इंटू 85 जैसे आप ट्रेडिशनली करते हो आप वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे 5 8 40 बनेगा, 5 6 30 और 4 34 बनेगा, 8 28 64 बनेगा, 8 6 48 है, 48 6 54 बनेगा, ऐसे लिख लो। 5780 आ गया और एक 0 और लगा दो, तो 57800 आपका आंसर हो गया। दैट्स हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, क्लियर। एक कैलकुलेशन करने का तरीका बिल्कुल बहुत सिंपल है। अगर आप ये देख लें कि 17 इंटू 4 है, 17 इंटू 5 है, अगर आप ऐसा देखते हैं तो ये 17 का स्क्वायर 289 होगा, इंटू 20 बनेगा यानी 200, डबल करोगे 289 का 57800 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से स्कीम में एक्सप्लेन करें। देखो भैया, स्कीम ए कह रहा है कि जो भी तुम्हारा मुनाफा है उसको दो तरीके से बांटना है। पूरे प्रॉफिट को कह रहा है कि दो हिस्सों में पहले अलग अलग कर लो, 50% प्रॉफिट अलग कर लो, 50% प्रॉफिट अलग कर लो। पहले 50% को बराबर बराबर बांटो, इक्वल बांटो।
जो भी टोटल प्रॉफिट है उसको दो हिस्सों में बराबर बांटो। पहला जो हिस्सा है उसको आधा आधा करके बांट दो, कैपिटल रेशियो के बारे में मत सोचो, आधा आधा बांट दो। बाकी जो दूसरा आधा हिस्सा है उस हिस्से को आप कैपिटल रेशियो में बांट दो, जो भी कैपिटल रेशियो, जैसे यहां 10:7 है। स्कीम बी क्या है कि भैया पूरे को कैपिटल रेशियो में ही बांट दो। तो मैं कह रहा हूं कि मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि भाई कैपिटल रेशियो मेरा क्या है, 10:7 है। तो अगर आप कहोगे इसको 10 मिला इसको 7 मिला, तो मतलब ये आधा प्रॉफिट आप 17 यूनिट मान रहे हो, तो पूरा प्रॉफिट क्या होगा, 34 यूनिट होगा। यहां के लिए भी 17 आएगा। फिर मुझे पता है उसको आधा आधा बांटना है, डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने कहा इसको ही 20 और 14 मान लो। जो आधा प्रॉफिट है, हम कह रहे हैं पी को कितना गया कैपिटल रेशियो के हिसाब से 20:14 में हमने पी और क्यू को बांट दिया। ये आधा हिस्सा 34 यूनिट के बराबर है, तो टोटल प्रॉफिट को हम 68 मान रहे हैं। तो उसका आधा 34 है, 34 से 20 और 14 गया, बाकी का जो 34 है वो बराबर बराबर बांट दिया 17 और 17। तो क्यू के हिस्से में टोटल 17 और 14 31 आया स्कीम ए में। स्कीम बी की अगर हम बात करें तो स्कीम बी में तो कुछ नहीं हो रहा है, 68 यूनिट का प्रॉफिट आपने माना है टोटल, उसको इसी रेशियो में बांट दो 10:4 में। 10:7 का मतलब है 40:28 में, तो क्यू को 28 मिला। दोनों में अंतर क्यू के हिस्से में 3 यूनिट का है, और वो 3 यूनिट ही आपका इसके बराबर है। आपका आंसर आ गया, 68 यूनिट की वैल्यू क्या है। ओके, लेकिन रेशियो में किसी और तरीके से करोगे तो भी उत्तर गलत नहीं आएगा, सही आएगा। दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। अगर आप डेसिमल में लिख के करोगे तो भी उत्तर सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा। हाँ जी, 9 नंबर सवाल देखिए, 9 नंबर का सवाल देखिए। ठीक है, 19वां सवाल देखिए, 9 नंबर का। ये कह रहा है आपसे कि राम और अजय इन्वेस्ट करते हैं 77,000 एंड 3,000 यानी 1,33,000 रेस्पेक्टिवली एक बिजनेस में, और एग्री करते हैं कि 60% प्रॉफिट इक्वली डिवाइड होगा, बाकी का प्रॉफिट विल बी ट्रीटेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, काफी इंटरेस्टिंग है। इफ अजय गेट्स 480 मोर देन राम, देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट मेड इन द बिजनेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या मतलब होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मींस आपका प्रॉफिट। तो ये कह रहा है एक्चुअल में जो प्रॉफिट हो रहा है ना, उसके 60% का हिसाब किताब आपको करना है कि भाई बराबर बांट दो, आधा आधा कर लो। जो बचा 40% वो तुम नेट प्रॉफिट मान के डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वो प्रॉफिट मान के डिस्ट्रीब्यूट करना है कैपिटल रेशियो में। अगर हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो हम उस पैसे को फिर कैपिटल रेशियो में डिवाइड करेंगे, क्योंकि वो कैपिटल पे इंटरेस्ट है, कैपिटल रेशियो में बांट दो। तो इस सवाल में देखो कैसे आपको समझना है। पहले मैं कहूंगा मेरे पास राम है तो राम लिखिए यहां पर, मेरे पास अजय है तो यहां पर आप अजय लिखेंगे। ये जो रेशियो है वो 77, मैं यहां लिख रहा हूं 77 रेशियो 133 है, तो ये 1177 है। सॉरी, ये क्या किससे आपका सिंप्लीफाई हो सकता है? ये वैल्यू 77 और 133, क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो इनको सिंप्लीफाई कर पाएगी? वो है 7, राइट। 7 से करोगे तो यहां 11 आएगा और इसको करोगे तो 19 आएगा, तो 11:19 आपकी वैल्यू है। यहां लिखिए 11:19। ये राम और अजय हो गए, जिनकी वैल्यूज मैंने यहां पर लिख दी है। आप देखो इसमें काफी इंटरेस्टिंग है, जो आपको पॉइंट समझने की जरूरत है कि हमारे पास जो प्रॉफिट है टोटल, राइट, टोटल हमारे पास जो प्रॉफिट है उस प्रॉफिट के 2 कंपोनेंट है, ठीक। एक कंपोनेंट है जो बराबर बराबर दोनों के पास जाना है, वो है 60% हिस्सा जो है आपको बराबर बराबर ही बांटना है। जो बाकी का 40% हिस्सा है वो आप 11:19 में बांट रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, जो आपने 11:19 में बांटा है, जिसका टोटल कितना आ रहा है, 30 यूनिट आ रहा है। ये 30 यूनिट आपका सिर्फ 40% है टोटल प्रॉफिट का। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि फिर 60% की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे अगर 40% 30 यूनिट है तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं 60% की बात करूंगा तो ये 1/2 से इंक्रीज हुआ, तो ये वैल्यू आपकी 1/2 से बढ़ के 45 यूनिट के बराबर हो जाएगी, राइट। तो आप कहोगे जो 60% है ये 45 यूनिट के बराबर है। इस 45 यूनिट को मुझे इक्वली डिवाइड करना है, 22.5 ईच।
22.5 ईच कर दो। अब हम लिखने जा रहे हैं कि किसको कितना कितना मिला, ध्यान से देखिएगा। 22.5 इसको यहां मिला, 22.5 इसको यहां मिला, वहां ध्यान से जाके आप देखोगे तो एक को 11 मिला है और एक को 19 मिला है, राइट। तो अगर मैं कुल हिस्सेदारी की बात करूं यहां पर तो 22.5 और 11 कितना हुआ आपका 33.5, और 19 और 22 आपका हुआ 41.5। अगर मैं प्रॉपर रेशियो में लिखना चाहूं तो यह 67 और यह आपका 83। इसका अंतर करूंगा तो यह वैल्यू है 16। 16 यूनिट जो अंतर है ये 480 के बराबर है। एक यूनिट तुम्हारा 30 के बराबर हो गया। एक यूनिट अगर 30 के बराबर हो गया तो हमें बताना है टोटल प्रॉफिट इस बिजनेस में कितना होगा। टोटल प्रॉफिट इन दोनों को मिला के आपको देखना है। तो ये वैल्यू आपकी कितनी होगी 150 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 30 है, 150 यूनिट की वैल्यू 150 इंटू 30 है, तो ये वैल्यू है आपकी 4500। आंसर हो गया आपका बी। समझना इस सवाल को, समझ में आया आपको कि नहीं? ये हिस्सा जो प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो 40% ही है। तो मैं कह रहा हूं 30 यूनिट 40% के बराबर है, तो ये वाला किसके बराबर होगा 60% है, वो तो 45 यूनिट के बराबर होगा। उस 45 यूनिट को आधा आधा बांट दो, फिर ये जो 11 और 19 है जोड़ दो, ताकि कितना कितना मिला है देख लेते हैं। अल्टीमेट जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है वो ये है। यहां से आपको अंतर मिला 16 यूनिट 400 से 1 यूनिट 30, टोटल है 150 यूनिट, 4500 के बराबर होगा। तो दैट्स हाउ यू विल गेट द आंसर। आपको इस तरह से उत्तर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए जरा। कह रहा है आपसे कि रमेश ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 76,000 रुपए से, और 4 महीने बाद सुरेश ने ज्वाइन किया उसको 57,000 रुपए। 5 और महीने बाद रमेश छोड़ता है बिजनेस। साल के अंत में जो प्रॉफिट रिसीव होता है सुरेश के द्वारा वो 1650 रुपए ज्यादा है रमेश की तुलना में। इंक्लूडिंग हिज 20% ऑफ प्रॉफिट इज कमीशन फॉर मैनेजिंग द बिजनेस, व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट। तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना है ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये 30 यूनिट 40% क्यों है भाई? जो 11 रेशियो 19 अगर आप लिख रहे हो, कैपिटल रेशियो में जो आप बांट रहे हो 11 और 19, उसका टोटल 30 यूनिट है। तो हम बोल रहे हैं 30 यूनिट 40% है कि क्वेश्चन ने बोला है कि जो 40% हिस्सा है वही कैपिटल रेशियो में डिवाइड होगा। उसने बोला है ना कि वही आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह ट्रीट होगा, यानी वही आपका कैपिटल रेशियो में डिवाइड होगा, ठीक है। आगे बढ़े। ओके सवाल देखिए प्लीज, सॉल्व करिए इसको। रमेश स्टार्टेड ए बिजनेस विद ₹76,000 एंड आफ्टर 4 मंथ सुरेश ज्वाइंड हिम विद ₹57,000। 5 महीने के बाद रमेश बिजनेस छोड़ देगा। 45 यूनिट समझ में नहीं आया, क्यों समझ में नहीं आ रहा है आपको? देखिए 40% अगर 30 यूनिट के बराबर है तो 60% कितने यूनिट के बराबर होगा? तो बच्चे वाला सवाल है यार, क्या समझ नहीं पा रहे हो? मैं कह रहा हूं 40% एक चीज है, वो 30 यूनिट के बराबर है। 40% 30 के बराबर, 30 रुपए के बराबर है। तो 60% किसके बराबर होगा बताओ जरा? 45 के बराबर होगा। इसमें क्या कंफ्यूजन है आपको? ऐसे मत कंफ्यूज होइए। और भी बहुत तरीके हैं सवाल को करने के, मतलब इफ यू जस्ट वांट टू अप्लाई लिटिल मोर माइंड देन आई कैन एक्सप्लेन दैट। यहां से कोई अंतर नहीं आएगा, बराबर बंटवारा हो रहा है, अंतर सिर्फ यहां से आएगा। तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि यहां से अंतर हम बोल सकते हैं 8 यूनिट का अंतर है, यही 480 के बराबर आएगा। यहां से अंतर नहीं आ सकता, बराबर बंटवारा है, अंतर नहीं आएगा। यहां से आपका 1 यूनिट 60 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो टोटल वैल्यू है 30 यूनिट, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 60, 1800 के बराबर हो गई। तो जो 40% हिस्सा जो यहां बंटवारा हुआ ये 1800 रुपए के बराबर है।
अब 40% अगर 1800 के बराबर है तो 100% जो कुल प्रॉफिट है वो किसके बराबर होगा, यहां से आप डिवाइड करके निकाल सकते हो। ठीक है, डिवाइड करके निकाल सकते हो 80 25, ठीक है 45 आ जाएगा, ये भी ऐसे भी हो जाएगा। तो इट्स ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो सवाल फटाक से होगा, कोई मुश्किल नहीं है, किसी भी तरीके से देख लो, तो जैसे करना है कर लो। तो एक बार इन सवालों को दोबारा घर पे भी ट्राई करना। ओके, एक बार इसको घर पे एक बार और ट्राई करना। तो कई बार सवाल क्लास में हो सकता है समझ में ना आए आपको, क्योंकि आप कहीं अटक रहे हो। एक बार घर पे इसको सहूलियत से देखोगे, इत्मीनान से देखोगे तो समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, रमेश ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है 76,000 रुपए से। ठीक है, 30 यूनिट 100% के बराबर नहीं होगा। 100% कैसे हो जाएगा? अगर आप ओवरऑल प्रॉफिट को 100% बोल रहे हो, उसमें बोल रहा है कि 60% जो है इक्वली डिवाइड किया है उसने, उसके डिवीजन का अलग अरेंजमेंट है। यहां कैपिटल रेशियो में डिवाइड होने वाला जो पोर्शन है वो तो केवल 40% है, तो 100% के बराबर कैसे हो जाएगा? 100% ऑफ टोटल प्रॉफिट इनिशियल प्रॉफिट के नहीं हो सकता वो बराबर। रमेश ने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 76,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, और 4 महीने बाद सुरेश उसको ज्वाइन करता है 57,000 से। उसके 5 महीने बाद रमेश छोड़ देता है बिजनेस। तो एक तरह से आप देख सकते हो कि भाई रमेश का जो इन्वेस्टमेंट है वो 9 महीने तक है। 4 महीने बाद सुरेश आया, उसके 5 महीने बाद छोड़ दिया, तो 9 महीने तक रमेश का इन्वेस्टमेंट है। और सुरेश 4 महीने बाद आया, फिर अंत तक है, क्योंकि दिया नहीं कि वो निकला है, तो 8 महीने के लिए वो है। तो कुल मिला के मैं अगर देखूं तो ये 3 जीरो तो पहले ही काट लो, और आप कहोगे रमेश है सुरेश है, तो रमेश 76 से 9 महीने तक इन्वेस्टेड है, और सुरेश 57 से 8 महीने तक इन्वेस्टेड है। ये डेटा आपको समझ में आ रहा है? 4 महीने बाद सुरेश आया, उसके 5 महीने बाद छोड़ दिया रमेश ने, तो 9 महीने के लिए इसका इन्वेस्टमेंट है और 8 महीने के लिए उसका इन्वेस्टमेंट है। ये वैल्यू लिखने के बाद आप थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, 19 चौके 76, 19 3 57, 4 दूनी 8, तो अल्टीमेट जो वैल्यू है फिर 3 तिरिका 9, वो 3:2 है। ये रमेश और सुरेश के प्रॉफिट्स का रेशियो होने वाला है साल भर के अंत में। ओके, ओके, हाँ जी। बट एक मामला इसमें गड़बड़ लग रहा है कुछ, ऐसा नहीं है। अब देखो यहां पर एक चीज और है जिसको आपको अकाउंट में लेना पड़ेगा। बीस % जो प्रॉफिट है वो सुरेश को और भी एडिशनली मिल रहा है एज ए बिजनेस मैनेजमेंट। तो ये जो 3:2 है, ये प्रॉफिट का रेशियो होना चाहिए था अगर दोनों वर्किंग पार्टनर्स होते तो। यहां पर दोनों वर्किंग पार्टनर नहीं है, यहां दोनों वर्किंग पार्टनर है नहीं। यहां पर आपको 3:2 में जो वैल्यू दी हुई है, अभी हमें थोड़ा सा इस पे काम और करना पड़ेगा, क्योंकि एक वर्किंग पार्टनर है इसमें, उसको सैलरी मिल रही है। तो इस रेशियो में 80% प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। 80% प्रॉफिट का बंटवारा इस रेशियो में होने वाला है। ठीक, तो मैं जरा समझाता हूं आपको कि यहां से जो 80% का प्रॉफिट है, इसको अगर हम 3:2 में बांटेंगे तो 5 यूनिट 80 के बराबर हुई, 1 यूनिट कितनी हुई 16% के बराबर हुई, 16 पंचे 80, तो ये 48% बना। इसको 48% मिलेगा और इसको 32 + 20 52% मिल जाएगा सुरेश को। ये समझना आप, रमेश जो है वो 48% ही पाएगा अल्टीमेटली, बिकॉज हमें 80% मुनाफे को ही बांटना है, बाकी 20 तो पहले इसको दे दो। तो टोटल 100% में से 80% का बंटवारा होगा, रमेश को मिलेगा 48%, बाकी का जो 52% है वो इसको मिला। एक इसका हिस्सा 32% और 20% अलग से। जब ये वैल्यू आपने लिखी तो आप कहोगे इसका जो अंतर है वो 4% का है, और वही क्वेश्चन में 1650 के बराबर दिया हुआ है। अगर 4% 1650 के बराबर है तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए। आप 1% निकालिए, 4 चौके 16
और ये जो 50/4 अगर आप लिखोगे तो ये वैल्यू आएगी 12.5 आ गया। तो 100% अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा 41,250। ओके, दैट्स आंसर। एक तरीका इसको समझने का और भी है, वो मैं समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत अच्छा तरीका है ऐसे केसेस को एडजस्ट करने के लिए जहां पर हमें वर्किंग पार्टनर को एक सैलरी देनी होगी। तो अगर ये डायरेक्टली कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से हम इसको सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। आपने कहा 3:2 प्रॉफिट का रेशियो है, यानी टोटल प्रॉफिट हमारा 5 यूनिट का है। तो प्रॉफिट तो 5 यूनिट का है, लेकिन ये रेशियो मेंटेन नहीं रहेगा, ये रेशियो बदलेगा, बिकॉज एक वर्किंग पार्टनर है, उसको सैलरी भी जानी है। अब एक बात बताओ मुझे, इस टोटल प्रॉफिट का जरा 20% निकालिए, तो इसका 20% आपका आएगा 1 यूनिट। ओके, इसकी वैल्यू आपकी क्या आएगी? 1 यूनिट। 20% की वैल्यू आपकी क्या आएगी? 1 यूनिट। और अगर ये वैल्यू 1 यूनिट आएगी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो सुरेश है उसका मेहनताना 1 यूनिट का है कि नहीं है? यस। तो पहला काम आपको यह करना पड़ेगा इस केस में कि जो 1 यूनिट का मेहनताना है वो सुरेश को मिलना चाहिए। वो कैसे मिलेगा 1 यूनिट का मेहनताना, इसको भी समझते हैं, राइट? उसे 1 यूनिट का मेहनताना आप दो इस पर्टिकुलर गिवन केस में। अब वो 1 यूनिट का मेहनताना इसको कैसे मिलेगा? हम कहेंगे इसका 20% भी कम होगा, इसका 20% भी कम होगा, दोनों का 20% कम होगा। और वो मिलेगा किसको? सुरेश को ही मिलेगा। दोनों से 20-20% निकाल लो और वो सुरेश को ही दे दो। तो सुरेश का जो 20% निकला वो तो इसी को मिल गया, इसका 20% निकला वो भी इसको मिल गया। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर ये मेरा वर्किंग पार्टनर है और मुझे इस वर्किंग पार्टनर को टोटल प्रॉफिट का 20% सैलरी के तौर पे देना है, तो हम कह सकते हैं कि इसका 20% इसको ट्रांसफर कर दो। इसका 20% जरा यहां से निकालो। उसके लिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि हम इसको 15 लिखेंगे 5 से गुणा करके और 10 लिखेंगे, तो इसका 20% 3 यूनिट हुआ वो इसको जाएगा, तो ये वैल्यू 13 हो जाएगी और ये वैल्यू आपकी 12 हो जाएगी। इसका 20% कितना? 12:13। तो अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशन 12:13 में होगा। और अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशन अगर 12:13 में होगा तो आप कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू 1650 के बराबर है। हमें 25 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 25 इंटू 1650, ये मुझे कैलकुलेट कर ले। इसको आप कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर यही आ जाएगा 41,250। तो ये चीज समझ लेना, क्योंकि इस चीज को समझने का फायदा ये होगा कि जैसे आप रेशियो लिखोगे, कैपिटल रेशियो निकालोगे, फिर आपने बोला कि भाई वर्किंग पार्टनर को 20% सैलरी देनी है, तो नॉन वर्किंग पार्टनर का 20% उठा के उसको दे दो, हो गया, नया रेशियो मिल जाएगा। उस रेशियो में अब वर्किंग पार्टनर की सैलरी भी एडजस्टेड है और स्लीपिंग पार्टनर से हमने वो पैसा काट भी लिया, तो नया जो रेशियो होगा वो आपको डायरेक्ट कैपेबिलिटी रखता है कि कितना कितना मिला है दोनों को, वो निकाल के बता देगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर? रमेश 5 महीने बाद नहीं छोड़ रहा है बेटा, आफ्टर 5 मोर मंथ्स लिखा हुआ है, आधी अधूरी बात मत पढ़ो सवालों में। आफ्टर 5 मोर मंथ्स का क्या मतलब है? 4 महीने बाद के 5 महीने, 9 महीना हुआ ना पूरा, समझे कि नहीं? गलत सलत सवालों को मत पढ़ो, पूरा सवाल ठीक से पढ़ो। पार्टनरशिप में यही गड़बड़ करके आ जाओगे, तुम टाइम ही गलत कैलकुलेट कर लोगे, कैसे होगा बेटा? ऐसा तो नहीं कर सकते ना। हाँ जी, घर पे हर्षवर्धन फिर से पढ़ना, से मैंने समझाया आपको, समझ में आ जाएगा। जब किसी चीज में अटको तो उसको घर पे जाके 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार देखो, जब तक समझ में ना जाए, क्योंकि मैं वही बात बार बार बोलूंगा तो आप शायद समझ भी जाएंगे। तो उसको मैं बार बार क्यों बोलूं? आप रिकॉर्डिंग में एक बार तमीज से मेहनत कर लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। वही बात बोलूंगा दोबारा भी मैं आपको।
दिशा मिल गई ना? अब उस पर लग जाओ तुम, देखो क्या क्या बोला मैंने, कैसे बोला, क्यों बोला, समझ जाओगे। नहीं आएगा तो कल बताना फिर, मतलब अगली क्लास में। पीक्यूआर ने इन्वेस्ट किया 21,000 रुपए, 24,000 रुपए, 16,000 रुपए रेस्पेक्टिवली। कंडीशन पार्टनरशिप की यह है कि हर कोई 14% इंटरेस्ट प्राप्त करेगा कैपिटल पे, और बाकी जो रिटर्न है is the profit that will be divided according to their capital ratio at the end of the year। एनुअल रिटर्न दिया हुआ है, आपको बताना है कि जो शेयर ऑफ आर है प्रॉफिट में, आर का प्रॉफिट डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है, कहने का मतलब समझ रहे हो क्या है? जो भी इनका टोटल प्रॉफिट निकलेगा उसमें से 14% तो इनको पहले पकड़ा दो भाई, सबको, जो भी इनका प्रिंसिपल था। वो पकड़ाने के बाद जो पैसा बचेगा, ठीक है, वो तुम्हें बांटना है। Sorry, I don't know who your brother is. अरे देख रहे हो क्या कह रहा है सिरिया? सिरिया कह रहा है आई डोंट नो हु योर ब्रदर इज। मैंने इनसे कब पूछा? एग्जाम डेट तुम लोग की आ गई, पगला ये गए भाई साहब, सर्री नाम ही है इनका। ठीक है, देखो समझो सवाल को पहले। यह है 21,000, यह है 24,000, यह है हमारा 16,000। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। पहले तो सबको इसका 14% मिलना है। जरा इसका टोटल करो, 24, 16, 40, 40 और 21 कितना हो गया? 61,000। तो 61,000 का पहले आप 14% निकालिए, ये तो पहले इनको देना है भैया। तो आप कहोगे ये वैल्यू बनेगी 14 इंटू 610। ठीक, 14 छंग 8400, 14 इंटू 10 क्या हो गया? 1400, लिख दिया। 9800, 14 छंग 8400 और 14 इंटू 10 140 होता है खाली। ठीक, तो ये वैल्यू है 8540। इतना रुपया पहले तो नेट में से निकाल दो। तो जो 32,940 है, इसमें से सबका 14% जो रिटर्न देना है सबको, इतना पैसा पहले इसमें से घटाओ। 00424। अब 24,400 रुपए तुम्हें बांटना है किस रेशियो में? इस रेशियो में, इस रेशियो में बांटना है तुमको। 21, 24, 16। ठीक है, बांट लेते हैं। तो हम पहले निकालेंगे अब आर को कितना मिलना है, ये निकालना है मुझे। तो 16, 24, 40 और 21, 61। आप कहोगे 61 हिस्सा इसके बराबर है। 61 हिस्सा अगर इसके बराबर है तो आप खुद कहोगे कि भाई एक हिस्सा जो है वो 400 के बराबर है। एक हिस्सा अगर 400 के बराबर है तो ये जो 16 हिस्सा है वो 16 इंटू 400 के बराबर है, यानी 6400 के बराबर। तो जो बटा हुआ प्रॉफिट इसके हिस्से में आएगा वो 6400 आएगा। यही निकालना है मुझे। वो पैसा जो इंटरेस्ट के तौर पे मिला है वो नहीं निकालने का। ओके, समझ में आएगा नहीं? तो आंसर क्या हो गया? 6400। पहले हमने क्या किया कि तीनों का टोटल निकाला, उसका 14% यानी 8540 जो प्रॉफिट होगा उसमें से अलग कर दिया। जो बचा उसको हमने 61 हिस्से में बांटा, 16 हिस्सा कितना है निकाल दिया, 6400 आया। यही आपका करेक्ट उत्तर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। करिए। एबीसी पार्टनर्स ने ड्राई क्लीनिंग बिजनेस में ए की मनी 6 महीने के लिए यूज होती है और वो कहता है मेरे को 2/5 प्रॉफिट चाहिए। बी की मनी 7 महीने के लिए यूज होती है, वो कहता है मुझे 4/15 चाहिए टोटल प्रॉफिट का। सी का पैसा 24,500 रुपए 8 महीने के लिए होता है। कितना पैसा ए और बी ने इन्वेस्ट किया है? ए एंड बी ने इन्वेस्ट किया, मतलब मिला के इन्वेस्ट किया है। सिमिलर क्वेश्चन हम लोग कल कर चुके हैं, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बट मैं एक बार इसको और करूंगा क्योंकि इस पैटर्न पे सवाल आने की उम्मीद बहुत ज्यादा है मुझे। तो ए का पैसा 6 महीने के लिए 2/5 मांगता है, एक 4/15 मांग रहा है। ठीक है, 5 और 15 को अगर ध्यान से देखो तो आप टोटल प्रॉफिट को ही मान लो कि ये 15 यूनिट है। अब जो प्रॉफिट एबीसी हमारे 3 लोग हैं, जरा देखते हैं क्या क्या क्लेम कर रहे हैं। ए कह रहा है कि भाई हमारा जो प्रॉफिट है ना वो 2/5 का है, तो इसका 2/5 निकालो, 6 आएगा। ठीक, बी जो है कह रहा है हमारा 4/15 है, 4 आएगा। 6 4 10 हो गया।
अब बाकी बचा वो सी का हुआ 6 4 5। ये कुल मुनाफे का अनुपात है प्रॉफिट का। अब जरा टाइम पीरियड देखो क्या क्या है। एक का 6 महीना है, एक का नहीं हमारा 7 महीना है, एक का हमारा 8 महीने है। तो ये टाइम पीरियड का रेशियो हो गया। जरा इन्वेस्टमेंट का रेशियो यहां से लिखते हैं। प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करेंगे तो इन्वेस्टमेंट रेशियो आएगा 1, यहां आ गया 4:7, यहां आ गया 5:8। आप 56 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। 56 रेशियो 8 चौके 32 और 7 5 35। दिस इज द फाइनल रेशियो। दिस इज द फाइनल रेशियो। अब आपसे जो पूछा गया वो निकाल लो भाई। आपको कुछ बताया जा रहा है कि भाई इसका इन्वेस्टमेंट 24,500 है। किसका? इसका। सी का इन्वेस्टमेंट 24,500 है, तो मतलब 35 यूनिट की वैल्यू ये है कि नहीं है? यस। तो अब क्या निकालना है? इन दोनों का कंबाइंड। इन दोनों का कंबाइंड टोटल कितना है बताओ जरा? 88 है। तो मुझे 88 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 35 से काटो जरा। 35 इंटू 700 है। 35 इंटू 7 242 होता है। तो 88 को मुझे क्या करना है? 700 से मल्टीप्लाई करना है। कर लो। 8 7 56,000 हो गया और यहां हो गया 5600। 61600। आंसर क्या है आपका? सी। चौदह % ईच है तो 42 क्यों नहीं लिया? अरे आर्यन बाबू कैसी बातें कर रहे हो यार। 14% ईच का मतलब ये थोड़ा ना होता कि 42% हो गया। 14% ऑफ तीनों का टोटल हुआ ना। 14% दे रहे हो। 42% तब होता है सेम बेस होता। सेम बेस पे बोलते 42% है। बेस अलग अलग है। किसी का बेस 21,000 है, किसी का 24,000 है, किसी का 16,000 है। तो 42% कैसे हो गया? वो 3% तब जुड़ते हैं जब बेस सेम हो। यहां बेस सेम नहीं था, अलग अलग था। ठीक है, अंडरस्टूड और नॉट? अब जो यहां पर आप कह सकते हो कि सर 11 का मल्टीपल देखेंगे हम, 88 आ रहा है। हाँ देख सकते हो। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी होगी तो बात बन जाएगी। यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां तो होगा ही, या नहीं है। एक ही ऑप्शन है, लगा सकते हो आप। 88 देख के आप कह सकते हो मेरा आंसर 11 का मल्टीपल होगा और करेक्ट होगा। बट अंत तक कैलकुलेशन की आदत डालते रहिए। टोटल प्रॉफिट को मैंने 15 इसलिए माना है क्योंकि एक बार 4/15 आया, डिनोमिनेटर में 15 है। एक बार तुम्हारा 2/5 आया, डिनोमिनेटर में 5 है। तो जब डिनोमिनेटर में 5 और 15 दिख रहा है तो इनका एलसीएम क्या है? 15 है। 15 को मान लो टोटल प्रॉफिट, क्योंकि हमें तो रेशियो चाहिए ना। तो 15 मानोगे तो इंटीजर में वैल्यू आएगी, रेशियो लिखना आसान हो जाएगा, इसलिए 15 माना है। एक सवाल बिल्कुल ऐसा कल हमने किया था, याद करो। 6 और 8 था तो हमने क्या किया था? टोटल प्रॉफिट को माना था 24। याद है कि नहीं? 1/6 1/8 था तो हमने 24 माना था। 6 चौके 24 बना था, 8 3 24 बना था, 4 3 7 बना था, 1 7, ये 7 हो गए तो 17 हो गया तीसरा। सेम सवाल था। ठीक है, राइट। अब मैं इस पे वापस आता हूं। इस पे क्या तकलीफ है आप बोलिए। देखिए मैं इसको फिर से एक बार समझाता हूं बस। मैंने बोला कि टोटल प्रॉफिट 5 यूनिट का है, कंसिडरिंग कैपिटल रेशियो 3:2। तो मान लेते हैं कि अगर कुल मुनाफे को हम इसी रेशियो में बांटते, 5 यूनिट का मुनाफा होता, 3 यूनिट इसको मिलता, 2 यूनिट इसको मिलता, अगर कोई वर्किंग और स्लीपिंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो। अब ये रेशियो वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि भैया एस यानी सुरेश जो है वो वर्किंग पार्टनर है और रमेश स्लीपिंग पार्टनर है। तो टोटल प्रॉफिट नहीं बदलेगा, वो तो उतना ही रहेगा। लेकिन अब समझ में आ रहा है आपको कि पहले ही प्रॉफिट में से कुछ निकाल के सुरेश को अलग से दे देना है, बचे हुए प्रॉफिट को हमें डिवाइड करना है 3:2 में। क्योंकि वर्किंग पार्टनर की एक सैलरी है, वो सैलरी पहले उसको मिलेगी, वो प्रॉफिट में से घटेगी, बचा हुआ प्रॉफिट 3:2 में बांटना है। ये काम करना है हमको। तो आप एक काम कहोगे कि ये टोटल प्रॉफिट है मेरा 3 2 5, इसमें से 20% निकालते हैं। आप बताओ मुझे, अगर इसका 20% निकालोगे तुम, 20% निकालना है अगर मुझे, जो कि 1 यूनिट के बराबर है, वो कैसे निकलेगा? इसका 20% भी हटाओ, इसका 20% भी हटाओ। जब आप टोटल का 20% हटा रहे हो तो दोनों का 20-20% निकाल रहे हो ना। यस, दोनों का 20-20% हटा दो। जब आप दोनों का 20-20% हटाओगे, फिर वापस किसको देना है वो हिस्सा? सुरेश को देना है। तो सुरेश का तुम 20% निकाल तो रहे हो, वापस उसी को दे रहे हो, मतलब क्या है? मत निकालो।
लेकिन रमेश का जो 20% निकला वो इसी को मिलेगा। तो हम इस पूरे प्रोसेस को ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमारा कोई भी एक पार्टनर वर्किंग पार्टनर होगा और उसको टोटल प्रॉफिट का 20% एज सैलरी मिल रहा है, तो जो नॉन वर्किंग पार्टनर है, जो स्लीपिंग पार्टनर है, उसी का 20% निकाल के इसको देना होता है। निकलता दोनों का है लेकिन मिलता इसी को है, तो बात तो यही होगी ना कि इसका इसको गया, बस दैट्स इट। तो आई कैन से इसका 20% इसको मिल गया, बस। तो आपका नया रेशियो मिल जाएगा। इसका 20% आप निकालो तो कितना मिलेगा आपको? मैंने कहा पहले 20% का मतलब 1/5 होता है। इस रेशियो को थोड़ा सुंदर तरीके से लिख लेते हैं। तो हमने 5 से मल्टीप्लाई कर लिया पहले कि 1/5 निकालें तो फ्रैक्शन में ना आए। फिर इसका 20% उठा के इसको दे दो। जब इसका 20% तुम उठा के इसको दोगे तो ये 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये नया रेशियो है जिस रेशियो में हमें इसको डिवाइड करना है। अब इसमें क्या है, ये इसको सैलरी भी मिल गई, सुरेश को कुल पैसा जो मिल रहा है इंक्लूडिंग सैलरी वो ये है, और रमेश को जो कुल पैसा मिल रहा है वो ये है। तो ये टोटल प्रॉफिट जो है 25 यूनिट का है। उस 25 यूनिट के प्रॉफिट में ये अरेंजमेंट है, राइट? समझ में आया? एक्चुअल में 16% कम है एंड 20% सैलरी मिला के 4% ही ज्यादा है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीका है, इससे हम ऐसे मत सोचो। मैं जो समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो। मैं बस ये समझा रहा हूं कि दोनों का निकलेगा, मिलेगा सुरेश को, तो इसी का निकला, एक ही बात है। तो हम बोलेंगे कि भैया 20% निकालना है, सुरेश का निकाल के इसको दे दो, बस। ठीक है, सुरेश का निकाल के इसको दे दो। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा तरीका समझाऊं। एक्चुअल डिवीजन में इसको 60% मिल रहा है, इसको 40% मिल रहा है। ट्रू और नॉट? यस। 3:2 का मतलब क्या है? एक को 60% मिल रहा है, एक को 40% मिल रहा है। इसका 20% निकाल के इसको दे दो। इसका 20% हुआ, 12% इसको दे दो, तो ये हो गया 52% और ये हो गया तुम्हारा 48%। निकाल लो रेशियो, कितना हो गया? 4 से काट दो, 4 12, 4 13, हो गया ना? ये ऐसे समझ सकते हो। समझ में आ गया? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। कल क्लास आपकी शाम को नहीं होनी है, परसों भी नहीं होनी है। मंडे को हम इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप में मुझे लोगों को थोड़ी तकलीफ आती हुई दिख रही है। एक बार इन सारे सवालों को ठीक से ट्राई करो, अच्छे से ट्राई करो आप, ठीक है? तमीज से ट्राई करो और अपना रिवीजन लगातार करते रहो। और डरने की जरूरत नहीं है, एग्जाम चाहे जब हो, अच्छे से करना है एग्जाम, और परेशान होने की आवश्यकता आपको है नहीं। कोई भी बच्चा जो थोड़ा भी तमीज से पढ़ेगा उसका प्री निकल जाएगा, ठीक है? काफी वैकेंसीज हैं, प्री में काफी लोगों को लिया जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ जी, तो क्लास की समाप्ति हो रही है आज। तो पार्टनरशिप की अगली क्लास सोमवार को होगी शाम को। कल सुबह हाइट एंड डिस्टेंस की एक क्लास है अर्जुना बैच में, वो आपको कल सुबह लेना है, बस। फिर मंडे को मिलेंगे हम, ठीक है? ओके, यस, क्लास खत्म। क्लास इज ओवर टुडे, ऑलराइट? हाँ, कल मॉर्निंग में क्लास है हाइट्स एंड डिस्टेंस की तीसरी क्लास, ओके? प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स आपके प्री के सिलेबस में नहीं है, पढ़ाया जाएगा आपको लेकिन अभी नहीं। हाँ जी, प्री में कितने मार्क्स में पास होंगे ये तो घोषणा करना ही एक एस्ट्रोलॉजिकल घोषणा है, कितने नंबर पे हो जाएगा, ठीक है? तो ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं सोचना है आपको। मैंने एक बात बोली है कि आप बस तमीज से रिवीजन करो, चारों सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दो, थोड़ा मॉक टेस्ट दो, प्रीलिम्स बड़ी आसानी से निकलेगा आपका, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है? अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, अच्छे खासे स्टूडेंट प्री में लिए जाएंगे, अच्छे खासे तरीके से हो जाएगा आपका सिलेक्शन, आपको परेशान नहीं होना, ओके? आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। नंबर तो बोलना ही फर्जी की भविष्यवाणी है, वो तो पेपर पे डिपेंडेंट होता है, पेपर किसी को पहले से नहीं पता। तो नंबर बोलना कि कट ऑफ कितना हो गया बेवकूफी है। बट मैं क्या कह रहा हूं आपको कि अगर आप सिंसियरली पढ़ाई करते हुए आए हो अभी तक, तो आपका प्री नहीं रुकेगा, प्री में हो जाएगा।
ओके, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो लिए जाएंगे इस बार प्री में वो काफी हैं। दूसरा, बहुत लोगों ने फॉर्म डाला है, बट उसमें फॉर्म की संख्या ज्यादा होने का मतलब ये नहीं कि बच्चे बहुत अच्छे आ गए, ठीक है। वो होता नहीं कि जब वैकेंसी ज्यादा देखते हैं तो हर कोई फॉर्म भर देता है, सब डाल देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे अच्छे वाले उतने ही हैं, वैकेंसी ज्यादा है तो प्रीलिम्स आसान हो गया एक तरह से समझ लो। हल्के में मत लो, अच्छे से रिवाइज करो और मजे करो, परेशान ना हो। अर्जुना में मेंस भी इंक्लूडेड है ना। आप मुझे बताओ, आपने कोई भी एक टॉपिक पढ़ा है कि आपको लगता है कि वो टॉपिक आधा अधूरा है? नहीं। सो अर्जुना इज ए कंप्लीट बैच इन इटसेल्फ। ओके, आपको इसके साथ अपनी प्रैक्टिस कंबाइन करनी है, जारी रखनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, काफी है आपके लिए। हाँ जी, सेक्शन वाइज क्वालिफाई करना पड़ेगा प्री में। किसने बोला आपको ये सब चीजें? जो देखिए, प्रीलिम्स में सेक्शनल कट ऑफ के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। ओके, पहली बात। दूसरा, तुम्हें क्या लगता है कि वो कुछ 30% का क्लॉज है, इसको लेके लोग काफी परेशान रहते हैं। 30% कितना होता है यार? 50 का 15 नंबर होता है। तो तुमको क्या लगता है 15 नंबर नहीं आएगा तुम्हारा? तो क्यों परेशान हो उस चीज को? वो तो इमटेरियल है, इररिलेवेंट है आपके लिए। तो प्रीलिम्स में कट ऑफ हट ऑफ के बारे में नहीं सोचना है आपको ज्यादा, आप बस तमीज से एग्जाम दो, ठीक है। ये तो नहीं सोच रहे हो कि हाँ 200 नंबर के पेपर में 30% लाएंगे, 60 नंबर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, 60 नंबर में सिलेक्शन नहीं होगा। तो वो 30% का क्राइटेरिया किसी काम का नहीं है आपके लिए। फॉरगेट अबाउट दैट। आपको 100 सवाल मिलेंगे, 100 सवाल करके आना है, जितना हो सके मैक्सिमम, बस। वो 30% जो 30% के बारे में सोच रहा है उसका वो कहाँ कॉम्पिटिशन में यार? 30% नंबर लाके तुम प्री निकाल लोगे क्या? अगर आप बात करते हो कि मैं 30 दूनी 60 नंबर लाऊंगा, प्री कभी नहीं निकलेगा आपका 60 नंबर में। समझ रहे हो कि नहीं? तो वो क्राइटेरिया कोई क्राइटेरिया है ही नहीं आपके लिए, उसके बारे में मत सोचो। आप देखो प्री में मैक्सिमाइज कैसे करना है आपको अपना स्कोर। और मैं फिर से बार बार ये रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपने अच्छी से पढ़ाई करी है, तमीज से बाकी विषयों पे भी ध्यान दिया है अगर आपने, तो आपका सिलेक्शन प्री में हो जाएगा। आप उसके लिए परेशान ना हो, ठीक है। नंबर जुड़ने नहीं प्री के, क्वालिफाई करना है आपको, क्वालिफाई हो जाएगा। हाँ जी, तो चिंता ना करें, कोई परेशानी की कोई बात ही नहीं है। ओके, ऑलराइट, चलो मिलते हैं आपसे कल सुबह। थैंक यू।